नमस्कार, मैं एडवोकेट विपुल शर्मा खबर समय के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। पूरा देश जहां कई दिनों से महाकुंभ और कुंभ की बातों में ही लगा हुआ है और दिव्य कुंभ में पूरा देश ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा कि पूरा विश्व कहीं ना कहीं पूरे भारत की तरफ देख रहा है इस आयोजन में। और इसी बीच आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन वापस आया है जिसका पूरे वर्ष भर में मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को इंतजार रहता है, वो है बजट, आम बजट। और आज 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने आम बजट को घोषित किया है। कुछ ही देर पहले उनके मुखारबिन से बजट को प्रस्तुत किया गया है और उसमें कई सारी बातें कही गई है। अच्छी बातें भी बहुत सारी है, कुछ कन्फ्यूजिंग बातें भी है। तो खबर समय ने यह प्रयास किया कि हम इन सब बातों को हमारे दर्शकों को के पास लेके आए, आम भाषा में लेके आए, सरल भाषा में लेके आए। और इसके लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ पैनल के रूप में मौजूद हैं सीए सरबजीत सिंह होरा। आप सेक्रेटरी हैं आईसीआई सिलीगुड़ी ब्रांच के। बहुत बहुत स्वागत सरबजीत जी आपका। साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं सिलीगुड़ी टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट करण सिंह जैन। करण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आप दोनों ही टैक्स स्पेशलिस्ट के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन जिनके ऊपर इस टैक्स का प्रभाव पड़ता है वो है व्यवसायी वर्ग। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बीच में प्रेसिडेंट सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन श्री संजय कुमार जी सिंगल मौजूद है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही रिनाउंड बिल्डर और बिजनेसमैन और जिन्होंने रियल इस्टेट और बिल्डर एसोसिएशन में बहुत सारे पदभारों को संभाला है, एक सोशल छवि भी है उनकी, श्री दीपक जी अग्रवाल, रसराज के नाम से हम जानते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम हमारे चारों पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारे इस कार्यक्रम के जो मूल विषय है बजट 2025, इसकी समीक्षा हम करेंगे, इसके बारे में जानेंगे क्या ये मोदी सरकार ने आम लोगों के लिए वाकई कुछ किया है इस बजट में, या जो व्यवसायी वर्ग है वो किस तरह से अपने आप को संतुष्ट मान रहा है, असंतुष्ट मान रहा है। इसी बातों पे हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले मैं सरबजीत जी आपके पास में आना चाहूँगा कि बजट आपने भी सुना जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने आज प्रस्तुत किया है। तो पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें, जो हम लोग राइजिंग इंडिया की बात करते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या विचार है, ये बजट किस दिशा में भारत को लेके जाएगा? सबसे पहले तो थैंक यू विपुल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद खबर समय को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आज के इस पैनल डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए। और सभी दर्शकों को वापस नमस्कार मेरी ओर से। आपने एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन अभी पूछा है कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें पूरे देश में क्या इम्पैक्ट आता है इस बजट का। देखिए, अगर हम एक पूरी अगर अपेक्षा की बात करें पूरे देश की, तो सबसे जो वर्ग है जो अपेक्षा रखता है वो है हमारा मिडिल क्लास वर्ग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और इस देश की बुनियाद भी है। कहीं ना कहीं हम मानते हैं इस चीज़ को। प्लस एमएसएमई जो वर्ग है ये भी इस देश की फाउंडेशन है, इस देश की बुनियाद है। इन दोनों वर्गों के लिए मैं मानता हूँ कि काफ़ी कुछ आया है इस बजट में। अगर हम इनकम टैक्स स्लैब के बारे में ही बात करें तो सब पहले जो स्लैब हमारा 3 था, अब ये 0 to 4 लाख तक हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि टैक्स के बारे में हम जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है देश इससे आगे बढ़ेगा? देश जो पॉजिटिव दिशा में, हम काफ़ी मीडिया में देखते हैं कि देश पॉजिटिव दिशा में जा रहा है और ग्रोइंग हो रहा है और जो हम लोग उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उस दिशा में ये क्या बजट सही है? देखिए, एक फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो लेके आई हैं, जो उन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है, वो उन्होंने बताया कि इस बार फिजिकल डेफिसिट उन्होंने 4.4 पे पैक किया है। तो 4.4 पे पैक करने का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स जो सही जगह इन्वेस्टमेंट सोशल सेक्टर में और ये सब में जाने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने चाहिए, वहाँ पर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब बजट प्रेजेंट हो रहा था तब स्टॉक मार्केट आज गिरना स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर आई थिंक उसके बाद रिकवर भी किया है। तो वहाँ पर ये था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर लोग और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, लेकिन उन्होंने उसको 4.4 पे रखा। तो मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट चाह रही है कि ये स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़े, स्टेबिलिटी के साथ अपने फिजिकल डेफिसिट को एक
ऑप्टिमम वैल्यू पे रखते हुए बाकी इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करे। तो मुझे लगता है कि आपके विचार से ये बजट एक पॉजिटिव दिशा में भारत को लेके जाने वाला बिल्कुल, मेरे को लग रहा है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एमएसएमई और इनके लिए काफ़ी कुछ पैकेजेस हैं यहाँ पर, तो आई थिंक ये पॉजिटिव इंसाइट है इस बजट जी। के। करण जी, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगा और संक्षिप्त में चाहूंगा कि ये भूमिका के लिए कि भारत को किस दिशा में ये बजट लेके जाएगा, आपको क्या लगता है? मैं समझता हूँ इस बार का जो बजट है वह आम आदमी का बजट है। अब तक बीजेपी की सरकार ने जो बजट पेश किया वो निश्चित रूप से निराश करने वाला बजट था, लेकिन इस बार माननीय वित्त मंत्री ने पूरा जो है एक पिटारा सा खोल दिया है। लोगों को ये उम्मीद थी कि 10 लाख तक जो है कर मुक्त होगा, लेकिन इस बार 12 लाख तक कर की छूट दी गई है। ये अपने आप में उदाहरण है और मैं समझता हूँ कि इससे जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में है या फिर स्टार्टअप में है या मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में है, ये आम जनता को फ़ायदा मिलेगा और जो नए स्टार्टअप कर रहे हैं उसको एक दिशा मिलेगी। तो आपकी भी विचार से ये एक पॉजिटिव दिशा में लेके जाने बिल्कुल, वाला ये बजट पहली है। बार मुझे बीजेपी गवर्नमेंट में लग रहा है कि ये बजट सही दिशा की ओर जा रहा है। जो सरबजीत ने जीडीपी की बात की, जो 4.8 था जी। फिजिकल डेफिसिट की बात की, वो 4.4, अच्छा। यानी ये एक डिफरेंस आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कैसे उन्होंने ये स्टैंडर्ड तय किया और ग्रेजुअली जो लक्ष्य है हमारा 2047 का, जो भाजपा गवर्नमेंट या भारत सरकार बोल रही है, वहाँ उस दिशा की ओर ये बजट जा रहा है। तो ये तो विचार थे कर विशेषज्ञ के। अब हम लोग जानते हैं हमारे बीच में जो व्यवसायी वर्ग में जो बिल्डर वर्ग से श्री दीपक जी हैं। मैं चाहूँ दीपक जी, आपका क्या विचार है? क्या ये आप मानते हैं कि ये पॉजिटिव दिशा में ले जाने वाला बजट है? नमस्कार, खबर समय के दर्शकों को मेरा नमस्कार। बजट पॉजिटिव है केवल इस एंगल से कि इन्होंने इनकम टैक्स की सीमा को बढ़ाया है, उससे आम आदमी के हाथ में कुछ पैसा जाएगा, कुछ टैक्स कम लगेगा। से 12 लाख की इनकम तक जो पहले 80,000 रुपये टैक्स लगता था वो अभी नहीं लगेगा, तो हर आदमी को 80,000 का तो फ़ायदा हुआ है। मिलेगा जी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि सरकार को लोगों पे विश्वास करके और कुछ कंप्लायंस कम करते हुए और व्यापारी वर्ग को, जो मध्यम वर्ग है ख़ास तौर से, उसको ज़्यादा छूट देनी चाहिए। अब जैसे आप रियल एस्टेट की बात करें तो अभी बैंकों में 8.5% का बैंक ऑफ EMI पे उनको हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट लगता है, जबकि आज से 10-12 साल पहले ये 7% था जी। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर 1.5% का मार पड़ रहा है जी। तो उसको कम करने का सरकार को प्रयास करना चाहिए था जी। कि कम से कम वो मध्यम वर्ग जो घर ले चुका है वो आज लोन के लिए, उसको EMI के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो उसके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत थी। लेकिन सरकार या तो एकदम निम्न वर्ग की तरफ ध्यान देती है या एकदम ऊपर वाले वर्ग की तरफ ध्यान देती है। मीडियम क्लास को कहीं पे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलती। तो एक व्यवसायी के रूप में ये विचार थे दीपक जी के, जो पूरी तरह से इसको बजट को अच्छा तो बता रहे हैं लेकिन पूरी तरह से संतुष्टि भी नहीं दिखा रहे हैं। तो अब मौका, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करेंगे। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. নাগাল্যান্ড স্টেটের 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই। ब्रेक के बाद फिर आज की इस परिचर्चा को वापस कंटिन्यू रखते हुए मैं उसी सवाल पे आता हूँ संजय जी के पास, जो सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन, जो एक बहुत ही सिलीगुड़ी का पुराना, मुझे लगता है कि सबसे पुराना एक संगठन है व्यवसायी का, उसके अध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा कि एक व्यवसायी के रूप में, एक युवा व्यवसायी के रूप में, क्या आपकी अपेक्षाएं पूरी हुई है इस बजट से? धन्यवाद विपुल जी। देखिए, बजट के संबंध में अगर 2 लाइन में कहना चाहूँ तो बजट है आंकड़ों का खेल जी। कोई पास कोई फेल। तो आपके हिसाब से क्या ये पास है या फेल है? देखिए, प्राइमा फेसी देख के ये लग रहा है कि इस बार जनता को बहुत कुछ दिया गया है। बजट में गवर्नमेंट जब भी अपने प्रोजेक्शंस दिखाती है वो हमेशा विकासोन्मुखी के दिखाती है।
लेकिन धरातल पे कितना विकास हुआ इस बजट की बदौलत, ये तो बजट के बाद में पता चलेगा। तो इस बजट पे जो काम होंगे, आपने पहले सुना होगा स्मार्ट सिटी आई, गांव गोद ले लिए गए, तो उन चीजों का इंप्लीमेंटेशन कितना हुआ? बजट में जो दिखाया जाता है, बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च दिखाया जाता है, वो रियल टर्म्स में कितना हो रहा है और उससे कितना बिल्टअप आ रहा है, ये देखने की चीज होगी। हाँ, देखने में बजट बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि दीपक जी ने कहा कि 12 लाख तक की छूट जो है वो एक बड़ी राहत है, इसमें सब कोई एग्री करते हैं। लेकिन इसी के साथ में दीपक जी का ही जो बयान था कि 7% का, अब वो आप ये देखिए, कहीं पे तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना लेके आ रहे हैं किसी गरीब को मकान देने के लिए, और जो अपने पैसे से मकान खरीद पा रहा है उसको जो राहत मिलनी चाहिए, वो राहत वहां पे अगर दी जाए तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगी जी। तो ओवरऑल अच्छा है। बाकी डिस्कस यानी कि करते हैं। आप इसको पास तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह संतुष्टि व्यवसायी वर्ग में आप भी नहीं है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा जो बातें इस बजट पे चल रही है वो है जो स्लैब लिमिट है उसको बढ़ाया गया है, और एक आम जो मध्यम वर्ग जिसे कहते हैं उसे जो 12 लाख की जो छूट दी गई है, वो वाकई में क्या छूट है और उसकी बेसिस क्या है, वो हम जानेंगे। सीए जो हमारे सर्वजीत हैं उनसे जानना चाहेंगे। आप एक सहज शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये छूट क्या है और वाकई कितनी छूट मिलने वाली है। देखिए, इसमें जो स्लैब है पहले भी कई सालों से इस तरीके से ही चलता आया है। हमारे इस बार जो स्लैब गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर की है, दैट इज़ 4 लाख तक कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर उसके बाद 4 से 8 5%, 8 से 12, 12 से 16, ऐसे करते करते 24 लाख तक आप पहुंचेंगे। तब आपको मोर देन 24 लाख अगर आपका हो जाता है, इन दैट केस आपको 30% टैक्स लग जाएगा। तो ये है गवर्नमेंट की ओवरऑल स्लैब। अब इसमें एक रिबेट का कंसेप्ट है इनकम टैक्स में, जो रिबेट के कंसेप्ट के हिसाब से अगर आपकी इनकम वहाँ तक होती है तो आपको, सरल भाषा में अगर हम जाने तो अगर आपकी इनकम 12 लाख तक टच करेगी तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, जैसे कि हम सब ने अभी बताया भी। सपोज तो किसी की 11.5 लाख रुपया इनकम हो रही है, तो उससे जैसे आपने बताया कि 4 से लेके 8 लाख तक 5% है, तो फिर क्या उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा? अगर 11.5 लाख उसे रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा। रिबेट का बेनिफिट मिलके उसको टैक्स 12 लाख तक उसको टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो नॉर्मल स्लैब में जो है उसे पूरा ही टैक्स फिर लग जाएगा। वहाँ भी कुछ ना कुछ छूट दी गई है मुझे लगता है। जो आप देखिए, 2 छूट है यहाँ पर। एक तो सैलरीड के लिए है जी। सैलरीड के लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन बोल के आता है। अगर 12 के ऊपर आप बात करें तो 75,000 सैलरी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड क्लास को दिया गया है। तो ओवरऑल अगर हम एक किसी सैलरीड क्लास के अगर हम कंपटीशन में से एग्जामिशन को निकालेंगे तो 12.75 लाख जो है उसको बेनिफिट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये इस दिशा में है कि एक जो मिडिल क्लास पर्सन है उससे अगर 12 लाख तक इनकम है तो उसके 80,000 रुपये बचने वाले हैं। आप बोल सकते हैं कि अगर आप स्लैब कैलकुलेशन करेंगे तो फिर जो, लेकिन ये जो एक ओल्ड जो मेथड और न्यू मेथड का एक मैटर आता है, तो ये किस में छूट दी गई? देखिए, अभी ओल्ड मेथड एंड न्यू मेथड की जो जितने भी आपके वो चॉइसेस थी वो सब टाइम अब चला गया है जी। तो मेरे हिसाब से ये टुवर्ड्स एक सिंगल रेजिम की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं जी। और जैसे कि अब आज अनाउंसमेंट, और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है इनकम टैक्स में कि न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड, जिसे हम पहले भी एक बार इंट्रोड्यूस हुआ था बट पास नहीं हुआ था, वो वापस आने वाला है। तो डायरेक्ट टैक्स कोड अब किस दिशा में लेके जाता है, आई थिंक ये पूरा रैशनलाइज हो रहा है इनकम टैक्स एक्ट, और आज भी जो ये स्लैब डिक्लेयर हुआ है ये रैशनलाइजेशन की तरफ ही है। तो अब मुझे नहीं लगता और डबल स्लैब्स वाला कंसेप्ट आगे चलने वाला है, सिंगल स्लैब में ही हम आगे बढ़ने वाले हैं, और ये नेक्स्ट वीक हमें पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स एक्ट को ये कैसे रैशनलाइज कर रहे हैं। जी जी। करण जी, एक कर विशेषज्ञ के रूप में मैं आपसे भी यही सवाल जानना चाहूँगा कि आपको मिडिल क्लास पे क्या बेनिफिट दिख रहा है इस बजट में? नहीं, जो बताया सरबजीत ने सारी बातों को स्लैब के माध्यम से बताया, ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम, और कोई ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम नहीं है। जब न्यू टैक्स कोड जो है जल्दी ही लागू हो जाएगा मेरे ख्याल से, जिस हिसाब से फाइनेंस मिनिस्ट्री बता रही है। और ये जो डिडक्शन की जो बात है वो 87A में जो डिडक्शन मिलेगा वो तो मिलना ही है। जिनको 87A में जो डिडक्शन मिल रहा है वो 12 लाख तक पहुंच रहा है तो नेचुरली उनको कोई टैक्स नहीं देना है। और वही बात सैलरी वालों को है, 12 लाख उनको वैसे छोटा है, 75,000 रुपये डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये जो इनकम का जो टैक्स का जो बेनिफिट है वो कहीं नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाज़ार में आएगा और लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। लोग कुछ, मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 लोग घर में हैं, मेंबर हैं, तो 12 चौक 48 लाख रुपये पर उनको कोई टैक्स नहीं देना है।
तो उनके लिए ये आराम हो जाए कि वो एक घर खरीद कहीं ना सकते कहीं हैं, उनके पास में एक जो saving है वो कैपिटल बढ़ेगी। एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, टूरिज्म में खर्चा कर सकते हैं और अदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है कि इस तरह से लोगों को राहत मिलेगी। दीपक भैया, दीपक जी आपको, जी जी प्लीज़, हाँ बताएं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इनकम टैक्स, क्योंकि हम इनकम टैक्स पार्ट को कवर कर रहे हैं, आई थिंक वापस हम फिर ना आए। एक और बहुत बड़ी राहत है यहाँ पर जो रेंटल को लेके, कि पहले हमें 20,000 के ऊपर रेंटल होता, हमें TDS काटना पड़ता था, अब वो 50,000 कर दिया। तो इस चीज़ को भी रैशनलाइज किया गया है, जो अच्छी चीज़ है, एक वेलकम चेंज है कि रेंटल पे TDS काटना, कोई सीनियर सिटीजन है, उनकी प्रॉपर्टी है, फिर उनके लिए बहुत TDS हो जाता है, 1 साल बाद फिर आपको रिफंड मिलेगा उस चीज़ का। तो इस चीज़ को इन्होंने जो 2,40,000 से जो 6 लाख तक ये लेकर गए, ये एक बहुत बड़ा जंप है और ये वेलकम जंप है। इसके अलावा एक और TDS में इन्होंने जो एक अच्छा एक मूव किया है, सीनियर सिटीजन्स जो फिक्स डिपॉजिट्स पे जो उनको बैंक से इंटरेस्ट आता था, हाँ जी, तो ये 50,000 से इसको 1 लाख कर दिया है। तो इस चीज़ को भी इन्होंने एक जंप दिया है, मोर देन ये डबल किया है, इनको एक ऑलमोस्ट डबल कर दिया है इसको। तो ये भी एक अच्छा एक इनकम टैक्स में इन्होंने ये 2 मूव्स जो हैं, ये सीनियर सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू बोलिए या सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू बोलिए, ये 2 वेलकम मूव्स किए हैं इन्होंने। जी, तो मैं दीपक जी की तरफ आता हूँ। सरकार ने देखिए 12 लाख रुपया तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया, कहीं ना कहीं रिबेट देकर। तो एक जो आम आदमी के मन में पहले जो रहता था कि टैक्स सेविंग के लिए हमको LIC करनी है, और कम से कम वो टैक्स सेविंग के बहाने इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं सेविंग करता था। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब उस चीज़ों की तो ज़रूरत रहेगी नहीं आपको? तो आपको क्या लगता है कि ये सेविंग के मामले में क्या वाकई ये बेनिफिशियल होगा? वो 12 लाख तक के आपको छूट तभी है जब सारे आप स्टैंडर्ड अपनाते हैं, डायरेक्ट तो है नहीं। उसमें आपका होम लोन का इंटरेस्ट है, उसके अकाउंट में बाद मिलता है नहीं, मुझे सारे लगता है जो मैं ATC के लिए बात कर रहा हूँ तो वो तो अभी लागू इस पे होगा नहीं। वो तो जो मैं खासकर इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, जो एक आम उपभोक्ता, एक आम पब्लिक जो एक इंश्योरेंस करवाती थी अपने जिन लाइफ के ऊपर में, यही सोच के कि टैक्स की बेनिफिट मिलेगी, कहीं ना कहीं आम लोगों के मन में ये था। तो उस दिशा में तो मुझे लगता है कि अब लोग नहीं जाएंगे। नहीं, उसमें देखिए थोड़ा बहुत तो फर्क भी आ गया लोगों में। आजकल लोग बाग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इंश्योरेंस नहीं करते, और इंश्योरेंस करते हैं अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के हिसाब से, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कभी बेनिफिट देता ही नहीं है। उसके बजाय तो आप म्यूचुअल फंड या अदर पार्ट्स में जाते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा रहता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों में आप कहीं भी इन्वेस्ट के तौर पे लेते हैं तो 5-6% का रिटर्न आता है, जो नेग्लिजिबल है। उतनी आपकी महंगाई भी बढ़ जाती है। जी। लेकिन अगर मैं बिजनेस क्लास और एज ए रियल इस्टेट बोलूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी कि जो इंटरेस्ट बैंक को हम पेमेंट करते हैं, जो हमारे बायर्स पेमेंट करते हैं, वो पूरा का पूरा इनकम टैक्स में उनकी इनकम से बाद मिलना चाहिए, जो अभी पूरा नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं वो आदमी डबल टैक्सेशन की मार तो झेल ही रहा है, इधर बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, इधर उसकी इनकम में भी वो ऐड हो रहा है। तो ये सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि जो मिडिल क्लास से, आजकल देखिए कोई भी घर 1 करोड़ के नीचे का घर नहीं होता है जी। जो मीडियम टाइप का घर होता है, और बड़े शहरों में तो वो 2-2.5 करोड़ के हैं। तो 1 करोड़ का घर खरीदता है तो 20 लाख रुपया अपना देता है, 80 लाख रुपया वो बैंक से लेता है। तो 80 लाख पे उसको 64 से 70,000 उसको मंथली इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आप सोचिए साल में उसको 8 लाख 9 लाख इंटरेस्ट देना पड़ता है, और उसकी इनकम अगर 15 लाख है तो उसको तो बहुत ज़्यादा माने बर्डन आ गया उसके। तो सरकार को इंटरेस्ट, जो होम लोन पे इंटरेस्ट लगता है, उसकी पूरी छूट देनी चाहिए। अगर वो सब्सिडी नहीं देना चाहती है तो कहीं ना कहीं इस रूप में दे सकती है। दूसरे बैंकों के थ्रू सरकार को मीडियम क्लास को कहीं ना कहीं रिलीफ देने के लिए जो इंटरेस्ट सब्सिडी डायरेक्ट बैंकों को दे के, ये इंटरेस्ट रेट जो होम लोन की है वो 6-7 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, तभी सबके घर बन पाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं वो लोग इतनी हायर इंटरेस्ट रेट देख के घर नहीं लेना चाहते। थर्ड मेरा ये है कि आजकल लोग बाग, अब सरकार कितनी नौकरियां देगी, तो कोई अपनी दुकान खोलना चाहता है, कुछ लोन लेता है बैंकों से दुकान खरीदने के लिए और के लिए, तो उस पर इंटरेस्ट रेट हाई है। तो सरकार को मध्यम वर्ग को कहीं ना कहीं रिलीफ देने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि सरकार कॉरपोरेट्स पे, जो कंपनीज पे टैक्स है वो 25% है, और मध्यम वर्ग जो दुकान चलाता है उसकी पार्टनरशिप फर्म 2 भाइयों को मिलके बनी हुई है, वो 30% प्लस अदर लेके 32-33% पड़ता है।
तो वो एक कॉरपोरेट से ज़्यादा टैक्स चुका रहा है इनकम पे। तो इस पे भी तो वर्किंग करने की जरूरत है। पूरे देश को तो एक समान ही चलाना चाहिए। छोटे व्यवसाय के रूप में, एक मध्यम व्यवसाय के रूप में दीपक जी की अपेक्षाएं तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा थी, जो पूरी इस बजट में नहीं हुई। अब एक और व्यवसाय की तरफ हम लोग जाते हैं और उनके विचार जानते हैं इस बारे में। संजय जी। देखिए, टैक्स कलेक्शन के साथ साथ टैक्स कंप्लायंस को इजी करना बहुत ज़रूरी है। अब चीज़ें इस तरीके से पेश की जा रही हैं कि 12 लाख तक छूट है। अगर 12 लाख 1,000 रुपये इनकम हो जाए तो टैक्स कितना लगेगा? तब उस 12 लाख वो इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी। केवल 1,000 का दायरा आप पार कर लेते हो। आपने वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज में पूछा, वो किसी तरीके से लोगों को कंपलसरी इन्वेस्टमेंट के लिए बाध्य करता था, जो अब छूट गया। तो इसमें देश जब आगे बढ़ रहा है, जब अपने पास और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस इन्वेस्टमेंट के सिवाय जिसमें रिटर्न्स ज़्यादा है, जैसे दीपक जी ने बताया, तो ये अच्छा स्टेप्स है कि ऐसी नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स को हतोत्साहित किया जाए और जो प्रोडक्टिव है उसकी तरफ लोगों का रुझान किया जाए। और दीपक जी ने ये पॉइंट उठाया, ये मेरे भी दिल का दर्द है कि कॉर्पोरेट टैक्स 25% और मध्यम वर्गीय जो पार्टनरशिप फर्म चला रहा है उसके ऊपर 30% का बर्डन, ये कहां तक जायज है? इसके बाद जाके आप एक चीज देखने की कोशिश कीजिए कि टैक्स के ऊपर टैक्स। आज मैंने 12 लाख रुपए की इनकम करी या 15 लाख रुपए की इनकम करी और उस पर मैंने टैक्स दे दिया। 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद मेरे पास एक फंड एक्यूमुलेट हुआ जो मेरा टैक्स पेड इनकम है। अगर मैं एक गाड़ी लेने जाता हूं तो दोबारा उस पर 28% जीएसटी दे रहा हूं, तो जितना मेरा इनकम हो रहा है उसमें 50% से ज्यादा तो मैंने टैक्स दे दिया। टैक्स के ऊपर टैक्स की बात करें तो आप जब गाड़ी लेते हो आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। 5 साल का, 10 साल का आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। उस रोड टैक्स को देने के बाद आप जब गाड़ी सड़क पर निकालते हो तब आपको टोल टैक्स देना पड़ रहा है। तो भाई साहब, आप रोड टैक्स के पैसे किस लिए वसूल रहे हो? या तो आप रोड टैक्स छोड़ दो या आप टोल टैक्स छोड़ दो। जब मेरी इनकम लेजिटिमेट है और मैंने पैसे दे दी, उस इनकम को जब मैं खर्च करने जा रहा हूं उस पर भी मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्डर 28% पे सीमेंट लेके उस बिल्डिंग को बना रहा है, तो वो 28% पेमेंट मेरे यहां से हो रही है। ये टैक्स पे टैक्स, जब आप इनकम टैक्स लगा रहे हो तो इस एक्सपेंडिचर टैक्स को बंद करो। 1 नेशन 1 टैक्स, ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसको प्रैक्टिकल बनाइए जब एक ही चीज पे एक ही बार टैक्स लगेगा। आश्चर्य की बात है, सोशल सिक्योरिटी के रूप में देशवासियों को कुछ नहीं मिल पाता। जो फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों आज इतनी महंगी है कि कोई भी बड़े से बड़ा आदमी भी ठीक से एफोर्ड नहीं कर पा रहा। अब इसके लिए उसने अपने आप को इंडिम्निफाई करने के लिए जब इंश्योरेंस लेने की कोशिश करी, गवर्नमेंट उस इंश्योरेंस पे टैक्स ले रही है। आप विपुल जी बताइए, जो स्वास्थ्य की सेवाएं सरकार नहीं दे पा रही, जो उसकी जिम्मेवारी है, उस स्वास्थ्य सेवा को लेने के लिए मैं एक फीस देने को तैयार हूं और मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी से उसकी फीस देके उससे वो सेवाएं ले रहा हूं, क्या वो भी टैक्सेबल होनी चाहिए? इंश्योरेंस के पेमेंट पे अगर टैक्स देना पड़ रहा है, अगर शिक्षा पर टैक्स देना पड़ रहा है, जो चीज फ्री होनी चाहिए उस पे टैक्स देना पड़ रहा है, और यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। जी, व्यवसायी के रूप में व्यवसायी वर्ग फिर भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिख रहा है। तो मैं हमारे बीच में जो सीए सर्वजीत है उनसे जानना चाहूँगा कि और क्या क्या इनकम टैक्स में छूट आई है जिससे हम अपने जो दोनों तरफ हमारे जो व्यवसायी वर्ग है उनको कुछ संतुष्ट कर सकें। क्या आपके पिटारे में कुछ ऐसा और भी कोई छूट है जिससे हम बता सकें कि हाँ, इंडस्ट्री और ट्रेड को बढ़ाने के लिए सरकार ने इस बजट में कुछ किया है? देखिए, मैं एक चीज़ अब जैसे अभी हमारे दोनों इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बताया कि जो कॉर्पोरेट टैक्स हाई है, बट इसमें एक कैच और है जो मैं सोचा आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। पार्टनरशिप फर्म में शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन कंपनी से जब आप पैसा उठाते हैं तो फिर वापस टैक्सेशन लगता है, तो एक फ़र्क है वहाँ पे। तो ओवरऑल जब आप टैक्सेशन को कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है रेट में, लेकिन फ़र्क ज़रूर है। बट अगर आप एक पार्टनर के इनकम को मिला के अगर ओवरऑल टैक्सेशन को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत फ़र्क शायद नहीं आएगा, क्योंकि डबल टैक्सेशन वहाँ नहीं मिलता। शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको एग्जेम्प्ट हो जाती है पर्सनल हैंड्स में, सेक्शन 10 में। एक तो ये था जी। सेकंड, एक जो हम कई बार देखते हैं कि जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो अब जैसे AIS TIS का ज़माना आ गया है कि सब चीज़ें हमसे ज़्यादा इनकम टैक्स को सब चीज़ें पता हैं। तो
इसमें कई बार कुछ बाद में भी रिपोर्टिंग होती हैं चीज़ें, हमें नहीं पता चलती, हम रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो ITR-U बोल के एक कंसेप्ट पिछली बार भी लाया गया था, जो कि 2 साल तक आप कर सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छा इसका फीडबैक मिला है। उन्होंने आज अनाउंस भी किया कि एक बहुत लाखों में लोगों ने इस चीज़ का बेनिफिट उठाया। आई थिंक 90 लाख लोगों ने, 90 लाख लोगों ने इन चीज़ का बेनिफिट उठाया, और इस चीज़ को अब 2 साल से इन्होंने 4 साल बढ़ा दिया। ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि आसान भाषा में कहते हैं क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? देखिए, कोई अगर आपकी इनकम अगर आपके नॉलेज में खुद से आ जाती है कि आपकी वो छूट गई, वो इनकम आपने डिक्लेयर नहीं किया, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की, आप दिखाना भूल गए, या कोई गलती कर दी आपने, कोई एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ITR लगाने के बाद में फिर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, ये एक एडिशनल रिटर्न हो गया, रिवाइज ही आप बोल लीजिए। ITR-U एक फॉर्म है, आप उसे ये लगा बहुत सकते हैं। दर्शकों, ये बहुत अच्छी बात निकल के आई है कि जो पहले 2 साल तक कर सकते थे, अपने प्रीवियस 2 इयर्स के रिटर्न को हम रिवाइज कर सकते थे, अब उसके 4 इयर्स 4 बार कर सकते हैं। 4 ये इयर्स एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल है, जिससे हम करते, जो ईज गवर्नमेंट जो टैक्स कंप्लायंस में जो ईज लाना चाहती है, मुझे लगता है कि उसी दिशा में ये एक स्टेप है। और एक और चीज़, जैसे हम हाउसिंग के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो होम लोन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो हम पकड़ते हैं, कि जो हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो हम एग्जेम्पशन लेते हैं, तो ये सिर्फ हम आज तक हम एक सिर्फ सिंगल सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे ले पाते थे। इस बजट में इन्होंने 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक अनाउंस कर दिया। तो ये भी एक वेलकम मूव है कि अब आप 2 घर, ये गवर्नमेंट ने मान लिया है कि हर आदमी के, एक आदमी के पास 2 घर हो सकते हैं। ये थोड़े साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ था कि डिम्ड इनकम पकड़ते थे सेकंड ऑफ। जी, मैं चाहूँगा कि दीपक जी कुछ बोलना चाहते हैं इस बारे में। जी, सरकार ने एक्चुअल में पहले तो कोई लगता ही नहीं था, आप 2 घर रखें, 3 घर रखें। ये कुछ सालों पहले ही इन्होंने किया था कि भाई आपके पास सेकंड होम है तो उसकी डिम्ड इनकम पकड़ के ऐड किया जाता था। तो इस बार उन्होंने 2 को कर दिया अलाउ। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को, देखिए मध्यम वर्ग, मेरा बार बार कंसर्न मध्यम वर्ग क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि जो एकदम स्मॉल सेक्टर है जी, उसकी तरफ तो सभी का ध्यान रहता है, क्योंकि वहाँ एक वोट का भी रहता है, और बड़े को वैसे खुश रखा जाता है क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं। जी, लेकिन कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग पिछड़ जाता है इस बारे में। इसलिए मैं बार बार जो बात उठाता हूँ कि मध्यम वर्ग हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और वो बड़ी मुसीबत में भी है। क्योंकि अभी देखिए सब आदमी के क्या हो गया कि उतनी इनकम नहीं रही है जितनी पहले थी, क्योंकि बिज़नेस कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन बिज़नेस ये सब से इफ़ेक्टेड है। आप सिलीगुड़ी में मैं अगर जनरल कपड़े के बाज़ार या और कोई दूसरे व्यवसाय के लोगों से आप बात करके देखिए, उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस वर्ग को राहत देने के बारे में सोचना चाहिए, और तो नहीं तो क्या होगा कि ये एक वर्ग कहीं ना कहीं गरीबी की तरफ बढ़ेगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि मध्यम वर्ग को कुछ राहत तो मिली है, लेकिन फिर भी यह राहत उतनी नहीं हो पाई है जितनी की ज़रूरत है, क्योंकि ग्राउंड लेवल में जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको पता है कि कितने सारे हर्डल्स और कितने सारे कंप्लायंस उनको करने पड़ते हैं। इसी बीच जब हम लोग इस कार्यक्रम के पहले बातचीत कर रहे थे तो कुछ जो छूट थी, संजय जी से जब बात हो रही थी, संजय जी सिंगल से, कि कुछ इस बजट में कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स को कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि उस बारे में भी संजय जी अपने विचार इस कार्यक्रम में रखें। देखिए, इस बजट को पेश करते समय बिहार के इलेक्शन को ध्यान में रखा गया, बिहार को विशेष छूट दी गई है, और मेरा मानना है देश का बजट पेश होते समय इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो देश का बजट होना चाहिए। किस प्रदेश में इलेक्शन है केवल उसको छूट दी जाएगी। इसका सबसे जीवंत उदाहरण है मखाना बोर्ड। अच्छा जी, मखाना एक ऐसी प्रजाति है जो बिहार के साथ साथ बंगाल के भी बिहार संलग्न प्रदेशों में होती है। अगर मखाना बोर्ड बनाना ही था तो उसको स्पेसिफिकली मखाना इन बिहार के लिए क्यों बनाया गया? बंगाल में भी मखाने की खेती हो रही है, देश का मखाना बोर्ड बनना चाहिए। आप एक देश एक टैक्स की बात करते हो, एक देश एक इलेक्शन की बात करते हो, और आप एक प्रदेश में एक छूट दे रहे हो, और उसी मखाने की खेती अगर बंगाल में हो रही है या बंगाल में कोई प्रोड्यूस कर रहा है या उसको फॉर्मेटेशन करके बना रहा है दोबारा से, तो उसको वो छूट क्यों नहीं है? मालदा के आसपास बहुत बड़ा है, मालदा है, बारद्वारी है, हरिश्चंद्रपुर है, दालखोला है, ये पूरे एरिया में मखाने की खेती होती है, और यहां पे मखाना बहुत अच्छे से बनाया जाता है। तो ये छूट केवल बिहार के लिए क्यों? आप देश की राजनीति कर रहे हो, आप देश का बजट पेश कर रहे हो, तो आप देश का बजट पेश करो ना।
आपको मखाने पे छूट देनी, आप मखाने पे छूट दीजिए। वो मखाने पे छूट होनी चाहिए थी, वो मखाने पे छूट बिहार में क्यों? जी, आपका ये चूंकि हम बंगाल के निवासी और हमारे सिलीगुड़ी में कार्यक्रम चल रहा है, तो बिल्कुल ये जायज़ मांग है। और मैं चाहूँगा कि मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से और बाकी संस्थाओं की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन जरूर जाना चाहिए इस बारे में, क्योंकि ये प्रपोजल है। हो सकता है कि रिप्रेजेंटेशन जाए तो इसमें कुछ और भी एड ऑन हो सकते हैं। जरूर आपके सुझाव का ध्यान रखेंगे। जी जी, हमारा ये कार्यक्रम लाइव पूरा शहर देख रहा है, पूरा नॉर्थ बंगाल में हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, और हमारे पास में लाइव सवाल भी आ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे एक दर्शक ने हमें ये लिख के भेजा है, जो कई हमारे डिस्कशन से उन्हें ये महसूस हुआ कि हम बोल तो रहे हैं कि 12 लाख तक पूरा छूट दिया, 12 लाख तक पूरा छूट दिया, लेकिन उनका ये कहना है कि 12 लाख भारत में है कितने % लोग जो 12 लाख तक कमाते हैं। तो सरकार को 12 लाख की छूट की बजाय लोग 12 लाख तक कमाई कर सके, उस स्लैब तक तो पहुंच सके, वहां तक जाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए बजट में। तो वाकई हम धन्यवाद देते हैं हमारे दर्शकों को जो इतने जो डीप थॉट है, जितने विचार है उस तक भी पहुंच रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को देखकर। और आपकी और भी कोई भी सवाल हो तो इस कार्यक्रम में लाइव आप हमारे रख सकते हैं, हम हमारे पैनल के पास उस सवाल को पहुंचा देंगे। करण जी, मैं आपके पास में आऊँगा कि आपका क्या कहना है कि अगर हम लोग पूरे देश के बजट की बात कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र को क्या कुछ विशेष बेनिफिट मिल रहा है क्या इस बजट में? देखिए, हमारा क्षेत्र हमेशा ही जबकि इस क्षेत्र को हम लोग टूरिज्म इसके बारे में रहा जानते हैं। है, जी, ठीक है ना। और विशेषकर चाय बागानों की स्थिति बहुत दयनीय है, इसमें दो राय नहीं है। और उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी स्थिति और दयनीय है। लगातार जो है हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं चाय उत्पादन के मामले में। केनिया इधर दे रहा है, इधर नेपाल दे रहा है। इससे हमारा जो चाय उद्योग है, जो हमारा जो बेसिक विशेषकर उत्तर बंगाल का जो उद्योग है वो प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर सरकार, मुझे नहीं लगता कि कोई गंभीरता से काम कर रही है। लगातार बजट में एक आशा रहती है कि कुछ न कुछ ये लोग चाय के लिए करेंगे, ताकि चाय का उद्योग जो है वो बेहतर दिशा में जा सके और हमारे नॉर्थ बंगाल उत्तर बंगाल का जो उद्योग है वो विकसित हो सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार ने इस बार तो कुछ किया नहीं। और रही बात मखाना बोर्ड की, तो नेचुरली हमारे संजय जी ने कहा कि मखाना बोर्ड का जो बिहार में हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ पूरे देश का जो 90% उत्पादन है वो मखाना महान बिहार से होता है। तो स्वाभाविक है, बोर्ड बनाने के कई क्राइटेरिया भी होते हैं कि उसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, तो उस हिसाब से मखाना बोर्ड बनाया गया है। जी, संजय जी का ये कहना था कि बिहार को लेके बनाया गया, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो बंगाल भी चूंकि उसका एक एडजॉइंड स्टेट ही है, ठीक तो है, जो इलाके ऐसे भी बहुत सारे जो बिहार के बॉर्डर वाले जो बंगाल के इलाके हैं, वहाँ भी तो समान रूप से खेती होती है, नहीं, तो वहाँ भी वो सेम बेनिफिट मिले, सरकार को ये देखना चाहिए। हाँ, जी, बोर्ड नहीं बना के, क्योंकि बोर्ड बनाने के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, तब जाके बोर्ड बनता है, ऐसे बोर्ड नहीं बनता है। तो वहाँ वो स्थितियाँ हैं कि 90% पूरे देश का जो उत्पादन है वहाँ होता है। अब रही बंगाल में भी धीरे धीरे उत्पादन बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ के लोगों को मखाना के मामले में क्या सुविधा दी जा सकती है और उनको क्या सब्सिडी दी जा सकती है, इस पर फोकस किया जा सकता था अलग से, ताकि यहाँ के लोगों को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और यहाँ भी कुछ उद्योग मखाना का बढ़े, रोजगार बढ़े। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। जी, दीपक जी, मैं जानना चाहूँगा टूरिज्म के ऊपर में भी मुझे लगता है कि एक चीज़ थी कि कई टूरिज्म एरियाज़ को डेवलप करने की बात बजट में कहीं थी कि कुछ विशेष क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वो डिटेल्स हम तक जब आएगी तो मुझे पता चलेगा, अपने को पता चलेगा कि होम स्टे को लेकर जी, मुझे लगता है कि नॉर्थ बंगाल में भी इसका काफ़ी स्कोप है। होम स्टे टूरिज्म का क्षेत्र है। और चाय के लिए भी दीपक जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? चाय व्यवसायियों को तो काफ़ी नॉर्थ बंगाल में परेशानी हो रही है। चाय उद्योग बहुत परेशानी में है जी। इस वर्ष टी बोर्ड ने पत्तियां तोड़ने का पीरियड भी कम कर दिया, उससे प्रोडक्शन भी डाउन हुआ है। बागानों की इनकम में काफ़ी फ़र्क आया है और वो ह्यूज लॉस इसको, क्योंकि प्राइस बहुत अप डाउन हो रहे हैं जी, तो उससे क्या होता है कि उसमें उनको बहुत नुकसान सहना पड़ता है। सरकार को इसको विशेष तौर पे इस एरिया में, देखिए अपने नॉर्थ बंगाल की मैं बात करूं, तो चाय है, दूसरा हमारे यहाँ विधाननगर जो एरिया है, देश का 24% अनारस यहाँ पे होता है। मैं आज ही पेपर में पढ़ रहा था। जी। और
इसके विषय में भी जैसे मखाना बोर्ड बना है, वैसे इसके बारे में भी सरकार कुछ कर सकती थी। उसको मेरी समझ में हमारे यहाँ से रिप्रेजेंटेशन इसके बारे में होना चाहिए कि इस खेती को प्रोत्साहन मिले। और चाय के लिए सरकार को विशेष तौर से इसको जितनी कम इंटरफेरेंस के साथ ये लोग चला सकें, क्योंकि क्या हो रहा है, इकोसिस्टम भी चेंज हो रहा है, बारिश का मौसम भी बदल रहा है जी। तो वो पत्तियां से अभी आप पिछले 2.5 महीने से देखिए, 2 महीने से देखिए बारिश नहीं, तो जबकि दिसंबर में पत्ती थी, अगर वो तोड़ना अलाउ करते तो उस वक्त 15 दिसंबर तक भी अलाउ करते तो 5-4% प्रोडक्शन बढ़ जाता, तो हमारे देश की उन्नति होती। उसको उस पीरियड को थोड़ा सा चेंज करके प्रैक्टिकल तौर पे उस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि नॉर्थ बंगाल के अगर हम लोग बारे में बात करें तो अनारस की खेती जो होती है उसका भी एक बोर्ड बना के उस हिसाब से डेवलप करने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। और साथ में चाय व्यवसाय जो हमारे नॉर्थ बंगाल की रीढ़ की हड्डी है, उस पर तो खासकर सरकार को विशेष ध्यान देना ही चाहिए था, जो इस बजट में हमको कहीं ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो हम पुनः एक बार आएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद में, फिर वापस लौटेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे आपके साथ। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড, টিকিটের মূল্য 200 টাকা, প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড, টিকিটের মূল্য 200 টাকা, প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই। जी हर शहर को 1,000-2,000 करोड़। जी, हम दीपक जी से आउट ऑफ द ट्रैक बात ही कर रहे थे, और कई उनके जो उनका कंसर्न था खासकर नॉर्थ बंगाल और सिलीगुड़ी को लेकर। वो सिलीगुड़ी शहर को भी, जो सिलीगुड़ी शहर जो इतना हम लोग काफ़ी दिन मीडिया से हम लोग चिकन नेक, ये खबर भी काफ़ी सुनने में आ रही थी कि सिलीगुड़ी एक ऐसा क्षेत्र है कि भाई जहाँ पर कुछ विदेशी शक्तियों का भी मतलब आंखें थी कि जो इस क्षेत्र में डिस्टर्बेंस फैला सकते हैं, ऐसी भी खबर गवर्नमेंट के पास है। तो सिलीगुड़ी के विकास के लिए, और इस क्षेत्र जो चिकन नेक हम लोग कहते हैं कि भाई ये ऐसा क्षेत्र कि इसको अगर कोई कंट्रोल कर ले तो पूरा नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आएगा। तो हमें नहीं लगता कि सरकार ने इस दिशा में कोई सिलीगुड़ी ये पूरा जो क्षेत्र है इसके विकास के लिए कोई ठोस कदम इस बजट में लिया हो, वो हमें नहीं मिल रहा था। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी सारे गांव की आबादी अगल बगल के शहरों में शिफ्ट हो रही है, क्योंकि उनको शहरों में मॉल दिखता है, सिनेमा हॉल दिखते हैं, होटलें दिखती हैं। या तो हमें ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि प्रत्येक गांव तक ये सुविधा जाए, या इन शहरों को सक्षम बनाना पड़ेगा कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो कि यहाँ इतने लोग रह सकें। और मैं जहाँ तक समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में सरकार चाहे तो ये कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे बंगाल में हम देखें तो ऐसे 10-12 शहर होंगे, तो हर शहर को अगर 3-4 हज़ार करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने का अगर मिलेगा तो वो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स हैं, ड्रेनेज है और अदर एमिनिटीज़ हैं। स्मार्ट सिटी की तो बात कही गई है कि स्मार्ट सिटी में तो फंड और भी बढ़ाया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी जो पिछली वाली भी थी वो भी अभी तक धरातल पे आई है क्या? देखिए, स्मार्ट सिटी हो सकता है 10 या 20 स्मार्ट सिटी में एप्लीकेशन हुई हो और उन पे काम हो रहा हो, लेकिन हमको तो सारे शहरों को ठीक करना पड़ेगा। नहीं तो ये माइग्रेशन है, ये शहरों की तो चलेगा नहीं। या तो हमको गांव को सक्षम बनाना पड़ेगा, वहाँ पे वैसे संस्थान डेवलप करने पड़ेंगे, मॉल्स डेवलप करने पड़ेंगे, नहीं तो पब्लिक शिफ्ट होगी। तो आप उसको कैसे अफोर्ड करोगे? तो इस विषय में वर्किंग करने की बहुत ज़रूरत है।
जी जी। अब मैं आपसे स्पेसिफिक रूप से जानना चाहूँगा सरबजीत जी कि एमएसएमई और जो ये इंडस्ट्रियल है इसके लिए क्या इस बजट में रखा गया है। स्पेसिफिकली मैं चाहूँगा पॉइंट टू पॉइंट आप जैसे अगर हमें बता सकें। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा जो चेंज आया है वो है एमएसएमई के डेफिनेशन में। ओके। तो पहले भी जो डेफिनेशन था, आज के दिन में टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट दोनों को कंसिडर करते हुए जो डेफिनेशन है, इन्हीं के स्लैब्स में अब इम्प्रूवमेंट आया है। अब जितने भी छोटे वर्ग के इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब माइक्रो में कवर हो जाएंगे, माइक्रो में ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है। तो उस तरीके से एक बेनिफिट मैं आपको स्लैब्स बता देता हूँ। हमारे जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, आज के दिन इन्वेस्टमेंट में उन्हें 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है और आपके अगर टर्नओवर 10 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर तो माइक्रो में इंक्लूड हो जाएंगे। सिमिलरली स्मॉल के लिए ये स्लैब 25 तक है और आपका 100 लाख तक आपका टर्नओवर अगर होता है, इन दैट केस आप 100 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर होता है तो इन दैट केस आप स्मॉल इंडस्ट्री में इंक्लूड हो जाएंगे। और मीडियम के लिए जो सबसे बड़ा माना जाता है उसमें इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ तक और जो हमारा टर्नओवर है 500 करोड़ तक। तो मुझे लगता है जो पहले एटलीस्ट मीडियम में जो सारी इंडस्ट्रीज़ नहीं आती थी उन्हें अब मीडियम में वो प्रवेश कर सकते हैं। जो माइक्रो में नहीं आते थे वो माइक्रो में प्रवेश कर सकते हैं। हर स्टेट अपने स्टेट के हिसाब से, जैसे बंगाल में आज के दिन बंगलाश्री स्कीम चलती है जो फिजिकल जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ को। तो उन सब स्कीम्स में अब ये भी डेफिनेशन के हिसाब से कवर हो जाएंगे, एरियाज़ के हिसाब से इनको बेनिफिट मिलेगा और सब्सिडीज़ ये अप्लाई करके अपना बेनिफिट ले सकते हैं। कहीं ना कहीं एमएसएमई की तरफ पे कुछ सुविधाएं बढ़ाई पैन इंडिया एमएसएमईज को बेनिफिट मिलेगा। स्टार्टअप के लिए क्या रखा गया? देखिए, स्टार्टअप से पहले एक CGTMSE स्कीम है जो हम पहले भी बात कर रहे थे। हालांकि उसके भी रेट को इन्होंने रैशनलाइज किया है। आज के दिन 1% तक कैप किया है रेट को, जो CGTMSE फ़ी। और इसमें जो 5 करोड़ तक पहले इसमें हम लोग जितने भी लोन थे CGTMSE बेनिफिट ले सकते थे, आज के दिन ये 10 करोड़ कर दिए। तो अगर बैंक्स ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, देखा जाता है कि बैंक थोड़ी रिलेक्टेंट रहती है, कहीं ना कहीं रिलेक्टेंट रहते हैं लोग कि सोचते हैं ये पैसा आएगा कि नहीं वापस। लेकिन अगर इस स्कीम को CGTMSE को अगर फुल प्रॉपर तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, आई थिंक लिक्विडिटी की जो इशू है आज के दिन, वो लिक्विडिटी की इशू रिजॉल्व हो जाएगी। एक्सेस टू कैपिटल जो हर इंडस्ट्री चाहती है, ये एक स्कीम ऐसी है जो एक्सेस टू कैपिटल दिलाएगी MSME को। तो इस स्कीम को प्रॉपरली लागू करना चाहिए। जी। देखिए, जब इंसान एक तो इनकम, डेली इनकम और एक स्वास्थ्य, ये बेसिक अम्यूनिटीज होती है एक इंसान के लिए। तो हेल्थ केयर में भी और एजुकेशन में भी क्या कुछ चेंजेस आए हैं क्या? हेल्थ केयर में एक बहुत अच्छा एक पॉइंट सामने आया इस बार जो अनाउंसमेंट आया है, वो कैंसर के डे सेंटर्स। तो हालांकि सिर्फ 200 डे सेंटर्स पूरे देश में ये कोई एक बहुत छोटी सी बात है, 200 डे सेंटर्स, बट एक कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है। तो 200 डे सेंटर्स की जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 25-26 तक ये अनाउंसमेंट की है आज फाइनेंस मिनिस्टर ने। एंड फर्दर जो मेडिकल एजुकेशन के लिए 10,000 न्यू सीट्स का अनाउंसमेंट किया गया है। और एक टारगेट भी लिया गया है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसको 75,000 तक बढ़ा दिया जाएगा। ये तो अच्छी बात है मुझे ये बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि मेडिकल को जितना हम इंकरेज करेंगे उतना हमारे देश के हेल्थ सेक्टर के लिए अच्छा है। तो ये दो एक चीज़ काफ़ी मुझे जो इम्पोर्टेंट लगी जो यहाँ पर आई है हेल्थ केयर सेक्टर। संजय जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? स्वास्थ्य पे आप जैसे बात कर रहे थे, उस संबंध में यही कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य और शिक्षा का जब तक बुरा हाल रहेगा तब तक टैक्स देने का मलाल रहेगा। कहीं ना कहीं आपकी बात ये सच मैं है। अगर इसको समअप करना चाहूँ अपनी तरफ से, तो मैं इतना ही कहूँगा, वादा करके मक्खन का मलाई छीन लेती है, वादा करके मक्खन का मलाई छीन लेती है, अगर देती है 2 रुपया तो 2.5 रुपया ले लेती है। हुनर है ताई निर्मला जो इतनी सफाई से टैक्स के नाम पे मेरी आधी कमाई छीन लेती है। बिल्कुल, आपने अपनी जो 2 लाइनें हैं उसमें ही आपने बजट को पूरा डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार 2 रुपये नहीं छीने गए हैं, इस बार कहीं ना कुछ दिया गया जरूर। नहीं, ओवरऑल अच्छा है, लेकिन दर्द जहां पे है वो ये है कि टैक्स पे टैक्स, कितनी बार टैक्स। एक लेजिटिमेट इनकम आ गई, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर पे भी तो मैं ही टैक्स कर रहा हूं। जो इनकम है, और किसी दर्शक ने पूछा था कि 12 लाख वाले कितने हैं, तो भाई साहब दर्द उन्हीं लोगों को है जो ये दे रहे हैं। 6% तो टोटल इनकम टैक्स पेयर हैं भारत में जी। तो किसानों पे टैक्स नहीं है, सिक्किम में टैक्स नहीं है, और लोगों को किसी और तरीके से छूट है। जो कानून बनाते हैं कानून पे लागू ही नहीं है। कहने को देश में एक कानून है, लेकिन जब इकोनॉमिक्स की बात आती है, देश का कानून कहता है कि 100 बेगुना छूट जाए, 100
गुनाहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं व्यवसायी वर्ग का जो बातें निकल के आ रही हैं कि ये जो टैक्स की छूटें हैं जो हर साल गवर्नमेंट रिवाइज करती है, कभी छूट बढ़ा देती है, कभी छूट कमा देती है, ये अपनी जगह में ठीक है, लेकिन व्यवसायी वर्ग चाहता है कि ये जो टैक्स का पूरा प्रोसेस है, ये जो कंप्लायंस का पूरा प्रोसेस है, इस पे रिलीफ मिले। बिल्कुल जी जी। एक आदमी आसानी से बिजनेस कर सके, उसके कंप्लायंस जितने कम होंगे, लोग बिजनेस की तरफ उतने ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे। आप आश्चर्यचकित होंगे, नेक्स्ट जनरेशन व्यवसाय में नहीं आना चाहती। उनको इस चीज़ का मलाल है कि ये जो टैक्स के बारे में जो डिक्टेटरशिप टाइप की है, आपका इनकम टैक्स और सेल टैक्स के संबंध में आपको पहले पेमेंट करना है। यहां पे यू आर गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट एंड यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इनोसेंट, दे आर नॉट देयर टू प्रूव यू गिल्टी। तो ये एक अजीब सा कानून है कि देश का कानून ये कहता है कि आप इनोसेंट हो जब तक गिल्टी प्रूव नहीं हो। संजय जी, हम लोग को आशावादी रहकर नए टैक्स बिल का इंतजार नहीं, करना बिल्कुल चाहिए। आशावादी हैं, इस देश से बने हुए हैं, देश से जुड़े हुए हैं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, देश के उन्नति में हर जगह रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन देश के सिस्टम में जो भी रहेगा क्वेश्चन उन्हीं से किए जाएंगे। न मैं किसी सरकार के खिलाफ हूं, लेकिन सरकार में जो रहेगा प्रश्न उसी से पूछे जाएंगे, आशा उसी से रखी जाएगी जिससे कुछ मिल सकता है। ये तो कार्यक्रम को समाप्त की तरफ ले जाते हैं। संजय जी, मैं आपसे आखिरी एक बार जानना चाहूंगा कि अगर 10 में पॉइंट देने हो तो आप इस बजट को कितने पॉइंट देंगे? 8.5। 8.5। तो कहीं ना कहीं आप इस बजट से सेटिस्फाई हैं। करण जी। जी, क्योंकि कंप्लायंस की बात हो रही है और सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है। होता क्या है दरअसल, एक जो बिजनेसमैन है वो 1000 रुपये टैक्स देता है, कंप्यूटर वाले को 10,000 देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को 20,000 देता है। तो उसके जो सारे खर्चे हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंप्यूटर अकाउंटेंट को देने में निकल जाते हैं और हेडेक का हेडेक। इसलिए ये ज़रूरी है इस देश में कि टैक्सेशन का सिंप्लीफिकेशन हो। एक आदमी आसानी से उसे ज़रूरत नहीं पड़े, कॉरपोरेट घराने हैं, बड़ा फर्म है, अलग बात है, लेकिन एक सामान्य आदमी है, उसको किसी सीए की ज़रूरत नहीं है। 4 लाइनों का एक लेखा जोखा होना चाहिए, एक अभिलेख होना चाहिए जिसके अंदर में वो अपनी एंट्री भरे और सरकार को सबमिट कर दे, और वो जो 20 और 25-45 हज़ार रुपये वो सरकार के खाते में डाल दे। ऐसे सरकार के खाते में भी आए। आप कितना बजट को नहीं, मैं 9 नंबर देना चाहूँगा इस बार। तो आप पूरी तरह satisfy है, मुझे सेटिस्फाई हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका पूरा सिंप्लीफिकेशन बहुत जी जरूरी जी जी, और ये बहुत बड़ी बात है। दीपक जी, आपसे अंतिम क्षणों में मैं जानना चाहूंगा कि आप कितने पॉइंट्स देंगे? 10 में से देखिए, सरकार को कितने इस पॉइंट बजट की सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें कोई नया बोझ नहीं डाला गया। ये बजट से हमें तो भय ही लगता है कि कोई ऐसी धारा नहीं जोड़ दी जाए, कुछ ऐसा नहीं कर दिया जाए जो बाद में समझ में आती है कि अरे इससे तो ये हो गया। और मैं बजट को अच्छा ही मानता हूँ। जैसे संजय जी ने कहा 8-8.5 पॉइंट आप दे सकते हैं, बजट अच्छा है, क्योंकि बजट में कोई भी नया भार नहीं डाला गया है। लेकिन सरकार को जहाँ तक मेरा सवाल रहता है कि वो सरकार पब्लिक जो है टैक्स देने पे पीछे नहीं हटना चाहती। एक तो रेट वाजिब होनी चाहिए, दूसरे लेने का तरीका सिंपल होना चाहिए, बस इतना ही है। हम देश की उन्नति के लिए ही तो टैक्स देते हैं जी, उसी से तो प्रेरणा मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो सिस्टम ऐसा है कि वो आदमी को बाध्य करता है उसका विरोध करने के लिए। जी जी। हमारे 4 पैनलिस्ट में 3 जन ने तो 8.5 और 9 नंबर दिए, यानी कि वो बजट से सेटिस्फाई हैं। लेकिन सरकार से मूल रूप से अपेक्षा ये है कि ये जो टैक्स कंप्लायंस की जो इतनी फॉर्मेलिटीज़ है उस पर कहीं ना कहीं सुधार लाया जाए, ताकि बेस लेवल से जो आम भारतीय है वो टैक्स देने का झुकाव उसमें और बढ़े, और वो सिंप्लीफिकेशन को देखकर चीज़ें बहुत इजीली इम्प्लीमेंट हो जाए। तो एक चार्टर अकाउंटेंट के रूप में मैं जानना चाहूँगा, आप कितना इस बजट को नंबर देंगे अगर 10 में नंबर देना हो तो? देखिए, मैं 2 नंबर रिजर्व करूंगा, मैं 8 देता हूं। रीज़न है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक अनाउंस किया है जन विश्वास बिल, जो कि कुछ सेक्शंस जैसे टीसीएस को डीक्रिमिनलाइज किया है, वो डीक्रिमिनलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। बट मैं पहले ये देखना चाहता हूँ कि क्या किस रूप में आगे बढ़ रही है। तो इस बिल को हम देखना चाहते हैं किस रूप में फाइनली आए, कैसे डीक्रिमिनलाइज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उन छोटी छोटी गलतियों के लिए हम प्रोसिक्यूशन को ना इनिशिएट करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई भी, जैसे अभी दीपक जी ने भी बताया कि कोई टैक्स लोग देना चाहते हैं, कोई भी चोरी नहीं करना चाहता, कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं, कोई ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें ना पता हो और गलती से वो उस चीज़ को कई टाइम से करते आ रहे हैं, तो एक बड़ा अमाउंट बन गया। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ताकि वो एक चीज़ मैं और एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर,
जो ओल्ड लेगेसी केसेस हैं, हम ये सोच रहे थे कि एक प्रॉपर एमनेस्टी स्कीम आए, लेकिन इसीलिए मैंने कुछ नंबर्स भी रिजर्व किए। वो एक लेगेसी केसेस को अभी तक गवर्नमेंट ने एड्रेस नहीं किया है, तो ये लेगेसी केसेस को अगर करके कोई एमनेस्टी स्कीम अगर आती तो आई थिंक मैं 10 में 10 नंबर देता इस बजट। जी, तो हमारे जी 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 करण जी, अंतिम क्षणों में मैं सिर्फ संक्षिप्त रूप में मैं चाहूँगा जी। अंतिम क्षणों में इसलिए बोलना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट क्या होता है कि प्रॉपर्टी में मार्केट वैल्यू एक होती है, सेट वर्थ वैल्यू होती है। जो गवर्नमेंट का नज़रिया है कि हमको एकदम कालाबाजारी बंद करनी है, हवाला बंद करना है, गलत ट्रांजैक्शन बंद करने हैं, लेकिन ये हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए किसी के मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए है और सेट वर्थ वैल्यू से कहीं मैच नहीं खा रही है, तो वो लेन देन उल्टी तरफ से होता है। तो इस पर भी गवर्नमेंट को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि मार्केट वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू क्या है, जो सेलर जो बेचना चाहता है वो एक्चुअल वैल्यू क्या है। जबकि ऐसा होता नहीं, कई मतलब कई गुना इसमें जंप हो जाता है। मान लीजिए 40 लाख की प्रॉपर्टी है और वहाँ मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपया है, सरकारी मार्केट वैल्यू हाँ, उनके रिकॉर्ड्स तो कैपिटल गन तो आपको उस पर देना है जी। तो वो 60 लाख का जो डिफरेंस है लोग मैनेज करते हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जो एक्चुअल फेयर प्राइस है उस पर ही सारी बातें निर्धारित की जानी। जी जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। और ये था एक संक्षिप्त विवरण जो आज का बजट का आया, लेकिन इस बजट की अंदर में क्या छुपा हुआ है, तो हमने मूल रूप की बातें की है, लेकिन इसके अंदर में क्या छुपा हुआ है, वाकई ये जो बेनिफिट सरकार आज दिखा रही है, ये हम बेनिफिट मिलेगा और किस रूप में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आने वाले दिनों में हम सब के सामने होगा। और आने वाले दिनों में जब ये न्यू इनकम टैक्स बिल आएगा तब हमें समझ में आएगा कि सरकार वाकई ये बेनिफिट किस रूप में हमको देना चाहती है। वाकई भारत में ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस है वो आएगा कि नहीं आएगा और किस रूप में आएगा। तो उस समय फिर एक बार आपके सामने हमारे पैनलिस्ट को लेकर हम हाजिर होंगे और फिर इन सारी जो जटिल कानून, इनकम टैक्स को कहीं ना कहीं जटिल कानून में माना जाता है, तो इन जटिल कानून की जो बारीकियां हैं उनसे आपको फिर हम लोग रूबरू कराएंगे और फिर आपके सामने खबर समय ऐसे ही कार्यक्रम लेके दोबारा आएगा। तब तक मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दीपक जी, करण जी, सरबजीत भाई और संजय जी, आपने अपने व्यस्त समय से निकाल कर आज के इस कार्यक्रम में आए, हमारे स्टूडियो में खबर समय में आए और हमारे दर्शकों को अपने विचार और सारी जानकारियाँ दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर एक बार हर समय खबर समय, नमस्कार।